आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ ये जानने की कहानी नहीं है कि क्या हुआ था, ये समझने की कोशिश है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और वो कौन सा डर था जिसने एक पूरे साम्राज्य को अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, जलियांवाला बाग में जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, ना ही अचानक आया हुआ कोई गुस्सा था। नहीं, वो एक सोचा समझा एक साफ मैसेज था। पर सवाल यही है कि वो मैसेज क्या था और उसे इतनी बेरहमी से भेजने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? आज हम इसी क्यों के पीछे की कहानी को समझेंगे। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। करीब करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग, 1650 राउंड गोलियां चलीं और चेतावनी 0, एक भी नहीं। ये आंकड़े किसी भगदड़ या हड़दड़ी की तरफ इशारा नहीं करते। ये एक ठंडे दिमाग से की गई कार्रवाई की तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दिन था बैसाखी का और जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस बाग में जो भीड़ जमा थी वो सिर्फ प्रदर्शनकारियों की नहीं थी। हाँ, वहाँ राजनीतिक प्रदर्शनकारी थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनके साथ साथ स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने आए तीर्थयात्री भी थे, जो बैसाखी मनाने आए थे। आसपास के गांवों से आए किसान थे, शहर के आम लोग थे, औरतों और अपने परिवार और बच्चों के साथ घूमने आए लोग भी थे। इनमें से बहुतों को तो ये मालूम तक नहीं था कि शहर में किसी भी तरह की मीटिंग पर रोक लगी हुई है। और ये बात तो वाकई चौंकाने वाली है। मरने वालों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क देखिए। अंग्रेजों के हंटर कमीशन ने कहा कि 379 लोग मारे गए। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी जांच में ये आंकड़ा 1000 के भी पार चला गया। ये इतना बड़ा अंतर साफ साफ दिखाता है कि इस नरसंहार के सच को, इसके पैमाने को कम करके दिखाने की कोशिश पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। अमृतसर की ये घटना असल में सालों से सुलग रहे तनाव का एक भयानक नतीजा थी। तो चलिए अब जरा उस बैकग्राउंड को समझते हैं जिसने इस हत्याकांड की जमीन तैयार की। ये नंबर देखिए, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख। पहले विश्व युद्ध में इतने भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी और इनमें से सबसे ज्यादा सैनिक पंजाब से थे। इन सैनिकों को और पूरे भारत को एक उम्मीद थी कि इस वफादारी का कोई इनाम मिलेगा। और ये स्लाइड उस उम्मीद और धोखे को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ 1917 का वादा था कि भारत को धीरे धीरे सरकार में जिम्मेदारियां दी जाएंगी और दूसरी तरफ थी 1919 की हकीकत, रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों को ये ताकत देता था कि वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकते थे। मतलब इनाम की जगह सजा मिली। अप्रैल 1919 में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को अमृतसर के 2 बड़े स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। 11 अप्रैल को शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर अमृतसर पहुंच गया। और फिर आया 13 अप्रैल का वो दिन। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हड़ताल से लेकर नरसंहार तक। अब हम आते हैं इस पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। क्या ये घटना किसी अफसर की हड़बड़ी का, किसी गलत फहमी का नतीजा थी या इसके पीछे एक सोचा समझा इरादा था? चलिए सबूतों को देखते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। डायर अपने साथ क्या लेकर आया और क्या नहीं। उलाया 50 सबसे बेहतरीन सैनिक, उलाया ज्यादा से ज्यादा गोलियां और 2 बख्तरबंद गाड़ियां, और वो पीछे क्या छोड़ आया? एक मैजिस्ट्रेट जो कानूनी तौर पर भीड़ पर गोली चलाने से पहले जरूरी होता है। उसने भीड़ को बिखरने का कोई आदेश नहीं दिया और सबसे अहम, वो कोई मेडिकल मदद साथ नहीं लाया। मतलब साफ है, वो भीड़ को कंट्रोल करने नहीं, खत्म करने आया था। और अगर कोई शक बाकी हो तो जनरल डायर के अपने शब्द सुनिए जो उसने बाद में हंटर कमीशन को बताए। उसने कहा, मैंने मन बना लिया था कि अगर वो सभा करते रहे तो मैं उन सब को मौत के घाट उतार दूंगा। ये फैसला उसने बाग में घुसने से पहले ही कर लिया था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो घूम फिरकर हम उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। आखिर क्यों एक जनरल निहत्थी भीड़ पर इस तरह गोली चलाने का फैसला करता है? ब्रिटिश प्रशासन के इस वहशी कदम के पीछे कौन सा गहरा डर छिपा था? ये गणित देखिए, ये है औपनिवेशिक राज का सच।
एक तरफ करीब 2,40,000 अंग्रेज सैनिक और नागरिक मिलाकर, और दूसरी तरफ 31 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी। ये राज बंदूक की नोक पर उतना नहीं टिका था जितना डर और दहशत के दम पर टिका था। और इस डर को बनाए रखने के लिए कभी-कभी दहशत फैलाना उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो उस वक्त औपनिवेशिक सरकार के मन में 3 बड़े डर घर कर गए थे। पहला डर था 1857 के गदर का। उन्हें हमेशा लगता था कि इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। दूसरा डर था पंजाब पर कंट्रोल खो देने का, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी की भर्ती का सबसे बड़ा गढ़ था। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा डर हिंदू मुस्लिम एकता का डर था। ये उनकी फूट डालो और राज करो की पूरी नीति पर पानी फेर सकता था। डायर ने खुद अपने मकसद को एक नाम दिया था, मॉरल इफेक्ट पैदा करना, यानी एक नैतिक प्रभाव डालना। और इसका मतलब बहुत ही भयानक है। इसका मतलब सिर्फ एक भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था, बल्कि इतनी भयानक हिंसा करना था कि उसका असर देखकर, उसकी कहानियां सुनकर पूरे देश की आबादी डर के मारे घुटने टेक दे। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। और यहीं इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस कदम को ब्रिटिश राज को बचाने के लिए उठाया गया था, असल में वही उसकी कब्र खोदने की वजह बन गया। इस नरसंहार का असर तुरंत हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया और उनके ये शब्द पूरी दुनिया में गूंज गए। अब वो वक्त आ गया है जब सम्मान के ये तमगे हमारी शर्म को और ज्यादा उजागर करते हैं। मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जिन्हें ऐसी जिल्लत सहनी पड़ रही है जो इंसानों के लायक नहीं है। इस घटना ने एक पूरी नई पीढ़ी की सोच बदल दी, उन्हें क्रांतिकारी बना दिया। सोचिए, एक 11 साल का बच्चा भगत सिंह, उसने जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी एक शीशी में भरी और उसी दिन से उनके एक महान क्रांतिकारी बनने का सफर तय हो गया। उसी भीड़ में एक और नौजवान था, नाम था उधम सिंह। वो लोगों को पानी पिला रहा था। वो उस कत्ले आम में बच गया और उसने इंतजार किया। 21 साल उधम सिंह ने 21 साल तक इंतजार किया और फिर 1940 में उन्होंने लंदन जाके सर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। ये वही अफसर था जिसने पंजाब के गवर्नर रहते हुए डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। और जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने कहा, असली दोषी वही था। वो मेरे लोगों के जज्बे को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। ये शाही दहशत का एक सीधा व्यक्तिगत जवाब था। तो आखिर में बात यही है, डायर जलियांवाला बाग गया था ब्रिटिश राज को बचाने के इरादे से, पर उसने जो किया, उसने असल में उस आग को हवा दे दी जिसने अंत में पूरे राज को जलाकर राख कर दिया।